यह कहानी है उस बर्फीले नरक की जहां अंटार्कटिक की बर्फीली धरती जीवन को हर पल चुनौती देती है और जहां जिंदा रहना हर क्षण मौत से लड़ने जैसा है। यह कहानी है डगलस मॉसन की, जो अंटार्कटिक के ग्लेशियर में 3 साल तक फंसे रहे। अंटार्कटिक में मॉसन और उसके 2 साथी को खतरनाक बर्फीले दरारों, बर्फीले तूफानों और जानलेवा ठंड का सामना करना पड़ा। मौत हर कदम पर उनका पीछा कर रही थी। एक के बाद एक उनके दोनों साथी मौत की भेंट चढ़ गए और तब आया वह भयानक पल जब जिंदा रहने की जद्दोजहद में उन्हें कुत्ते का मांस पर निर्भर होना पड़ा। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। दरअसल भूवैज्ञानिक और खोजकर्ता सर डगलस मॉसन की कहानी विजय और त्रासदी दोनों से भरी हुई है। 1882 में इंग्लैंड के शार्कशायर में जन्मे मॉसन बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उनके जीवन का पहला बड़ा अभियान 1907 से 1909 के बीच ब्रिटिश अंटार्कटिक अभियान में सर अर्नेस्ट शैकलटन के साथ था और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। लेकिन अभी भी अंटार्कटिक का एक बहुत बड़ा भाग अछूता था। उनका मन अंटार्कटिक के बड़े अछूते भाग का सर्वेक्षण और मैप बनाने को लेकर परेशान था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था। उन्होंने अपने इस योजना को लेकर तैयारी शुरू कर दी। मॉसन अपने साथी कैप्टन डेविस के साथ मिलकर एक अरोरा नाम का जहाज 6000 पाउंड में खरीदते हैं। इस अरोरा जहाज को 1876 में अंटार्कटिक की स्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया था। ये जहाज बर्फ पर चलने में पूरी तरह सक्षम था। अरोरा जहाज चूंकि खरीदने के समय इंग्लैंड में थी, डेविस ने इंग्लैंड में ही अंटार्कटिक अभियान यात्रा की तैयारी के अनुसार जहाज में कुछ जरूरी बदलाव करवाए। अरोरा जहाज के मेंटेनेंस और बदलाव के बाद 28 जुलाई 1911 को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर दी जाती है, जिसमें लगभग 30,000 सामान के बक्से और 48 ग्रीनलैंड कुत्ते लदे हुए थे। ये जहाज इन सब सामानों के साथ 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय राज्य तस्मानिया की राजधानी होबार्ट पहुंचते हैं। लगभग 1 महीने बाद 2 दिसंबर 2011 को डगलस मॉसन और फ्रैंक वाइल्ड के नेतृत्व में वैज्ञानिकों एवं एक्सपर्ट की 26 लोगों की 2 टीम अरोरा जहाज से ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक अभियान के लिए कूच करते हैं। मॉसन के रेडियो प्रसारण के लिए तस्मानिया से 850 मील दक्षिण में मैक्वेरी आइलैंड पर एक छोटा सा बेस स्थापित किया गया था, जो अंटार्कटिक खोज में एक इनोवेटिव आइडिया था। इस बेस पर मौसम वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, वायरलेस ऑपरेटर और मैकेनिक कुल 5 लोग अपने काम पर लगे हुए थे। जनवरी 1912 की शुरुआत में अरोरा अंटार्कटिक बर्फ के किनारे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मुख्य बेस के लिए लैंडिंग का स्थान तलाश रहा था। अंत में कॉमनवेल्थ की खाड़ी में कैप डेनिसन नाम के स्थान पर लंगर डाल दिया जाता है। मॉसन की टीम को उपकरणों की लैंडिंग और बेस तैयार करने में लगभग 10 दिन लग गए। उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि वे पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाले स्थान पर उतरे हैं। बर्फीली तूफान के वजह से इस बेस पर काम करना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसी स्थिति में मौसम संबंधी इंस्ट्रूमेंट और वायरलेस भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। उधर अरोरा फ्रैंक वाइल्ड वाली टीम को लेकर और भी आगे पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा था। इस टीम को बेस के लिए जगह ढूंढना असंभव लग रहा था। वे मौसम के अनुमान और इरादे से कहीं ज्यादा पश्चिम में थे। आखिरकार 15 फरवरी को ये टीम आइस शेल्फ पर उतरने का फैसला करती है। जहाज के कैप्टन इस जगह बेस बनाने को लेकर चिंतित थे। ये टीम आइस शेल्फ के किनारे से 585 मीटर की दूरी पर अपनी झोपड़ी बनाते हैं, जो अभी भी निकटतम जमीन से 27 किलोमीटर दूर थे। बहरहाल हम लोग इस टीम को यहीं पर छोड़कर डगलस मॉसन की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अगले कुछ महीनों में तट पर हवा की गति औसतन 50 मील प्रति घंटे और कभी कभार 200 से ऊपर हो जाती थी। मॉसन की योजना अपने अभियान को 4 ग्रुप में बांटने की थी। एक बेस कैंप को चलाने के लिए और बाकी 3 वैज्ञानिक कार्य से अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए। उन्होंने खुद को पूर्वी तट दल के रूप में जाने का तय किया, जिसमें बेस से सैकड़ों मील दूर कई ग्लेशियरों का सर्वेक्षण करना था। मॉसन ने अपने 2 साथियों को अपने साथ लिया। लेफ्टिनेंट वेलग्रेव निनीस, जो एक ब्रिटिश सेना अधिकारी तथा अभियान के कुत्ते के संचालक थे। दूसरे जेवियर मार्टस को, जो एक 28 वर्षीय स्विस वकील थे। उनकी मुख्य योग्यता उनकी विलक्षण अंग्रेजी थी, साथ ही साथ उच्च मनोबल वाले क्रॉस कंट्री स्कीयर चैंपियन के रूप में प्रतिष्ठित थे। मॉसन और उनके साथियों को सबसे दूर की यात्रा करनी थी, इसलिए उनके खाने पीने का सामान भी काफी भारी था और उन्हें बर्फ से छिपे हुए गहरी दरारों से भरे क्षेत्र को पार करना था।
इन लोगों ने 3 स्लेज ली, जिसे कुल 16 हस्की यानी कि भेड़िया प्रजाति के कुत्ते द्वारा कुल 1720 पाउंड भोजन, लाइफ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ खींचा जाना था। मौसन ने अपने लोगों को कम से कम निजी सामानों के साथ यात्रा का निर्देश दिया। मौसन ने अपनी डायरी और अपने मंगेतर फ्रांसिस्का की एक तस्वीर अपने पास रख ली थी। पहले तो मौसन के दल का समय इस यात्रा में अच्छा गुजरा। कॉमनवेल्थ खाड़ी से रवाना होने के बाद 13 दिसंबर तक उन्होंने 300 मील की यात्रा कर ली थी। सब कुछ योजना के अनुसार ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से मौसन को कुछ अजीबोगरीब घटनाओं ने परेशान कर दिया। ये घटनाएं कुछ ऐसी थी कि कोई भी अंधविश्वासी व्यक्ति तुरंत निराशा में चले जाए। उन्हें एक रात अजीब सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, लेकिन नींद से जागने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता तो पहले ही मर चुके हैं। फिर एक यात्रा के दौरान उन्हें एक गर्भवती हस्की मिली जो अपने बच्चों को ही खा रही थी। अंटार्कटिक की ऐसी विषम परिस्थिति में यह सामान्य सा था, लेकिन इस दृश्य ने इन तीनों को परेशान कर दिया। तभी एक दिन एक पेट्रोल निनीज की स्लेज के किनारे से अचानक टकराया। अब आपदाओं की श्रृंखला से ये लोग विचलित होने लगे थे। 3 बार निनीज बर्फ के छिपे दरारों में लगभग गिरते गिरते बचे। मौसन के होंठ फट जाने के कारण चेहरे के बाएं हिस्से में दर्द से परेशान थे। निनीज को बर्फ अंधापन का दौरा पड़ गया और उंगली में एक फोड़ा भी हो गया था, जिसका दर्द असहनीय था। ऐसी स्थिति में मौसन ने उस फोड़े को अपने पॉकेट चाकू से चीर दिया। 13 दिसंबर 1912 की शाम को वे लोग ग्लेशियर के बीच में कैंप लगाते हैं और 3 स्लेज में से एक को छोड़कर बाकी 2 स्लेजों में सामान को बराबर बांट देते हैं। फिर वे लोग बेचैनी से अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो गए, दूर से आ रही धमाकों और उनके नीचे गहरी दरारों से परेशान। इन धमाकों ने मर्टर्स को पूरी तरह डरा दिया था। अगला दिन धूप और गर्म था। तापमान 0 से सिर्फ 11 डिग्री कम था। दोपहर तक मौसन अपनी स्लेज पर आगे आगे चल रहे थे। मर्टर्स स्लेज के आगे स्कीइंग कर रहे थे। इसी समय मौसन अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए सूरज की तस्वीर लेने लगते हैं। तभी मर्टर्स स्कीइंग पोल को हवा में उठाकर इशारा करते हैं कि आगे दरार है। मौसन निनीज को दरार की चेतावनी देते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद मौसन ने देखा कि मर्टर्स फिर से रुक गए थे और चिंता में पीछे देख रहे थे। घूमकर मौसन ने महसूस किया कि निनीज अपने स्लेज और कुत्ते के साथ गायब थे। मौसन और मर्टर्स जल्दी उस जगह पर वापस पहुंचते हैं जहां उन्होंने दरार को पार किया था। निनीज उस बर्फ के दरार में समा चुका था। पेट के बल आगे बढ़ते हुए मौसन ने नीचे एक सकरी चट्टान को धुंधला धुंधला देखा कि 2 कुत्ते पड़े हैं। एक मरा हुआ, दूसरा तड़पता हुआ कराह रहा था। चट्टान के नीचे दरार की दीवारें अंधेरे में डूबी हुई थी। मौसन और मर्टर्स अपने साथी को 5 घंटे तक बारी बारी से पुकारते रहे, इस उम्मीद पर कि निनीज जिंदा होगा। मौसन और मर्टर्स की स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक हो गई थी। निनीज के साथ अधिकांश भोजन और व्यवहारिक सामान दरार में समा चुका था। अब उनके पास सिर्फ स्लीपिंग बैग और करीबन 1.5 सप्ताह चलने वाला भोजन ही बचा था। वापसी की यात्रा का पहला चरण उन दोनों के लिए पागल दौड़ के समान था। आगे बढ़ने पर दोनों को रास्ते में एक स्लेज मिला, जिससे उन्होंने कुछ अतिरिक्त कैनवास निकाला और उससे हवा से बचने के लिए एक आश्रय बनाया। इन दोनों के पास एक ही सवाल था कि अब आगे की यात्रा कैसे तय की जाए। अब उनके पास 2 विकल्प था। पहला, समुद्र की ओर जाने का एक ऐसा मार्ग जो बहुत लंबा था। इस रास्ते में उन्हें खाने के लिए सील मिल सकता था, लेकिन इस लंबे रास्ते पर बहुत कम संभावना थी कि वे अभियान के जहाज को देख सके। या दूसरा, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाए। दोनों ने दूसरा रास्ता ही चुना। मौसन और मर्टर्स ने अपने बचे हुए कुत्तों में से सबसे कमजोर कुत्ता को मार डाला। दोनों ने मांस और लीवर को जितना खा सकते थे खा लिया और जो बचा उसे बाकी कुत्तों को खिला दिया। पहले कुछ दिनों तक वे ठीक ठाक रहे, लेकिन मौसन जल्द ही बर्फ से अंधेपन का शिकार हो गए। आंख के दर्द से वे पूरी तरह बेचैन से हो गए थे। हालांकि मर्टर्स ने मौसन की आंखों को जिंक सल्फेट और कोकेन के घोल से धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको अभी भी सफेद धुंध सा दिख रहा था। दोनों ने आगे बढ़ने के लिए खुद को स्लेज से जोड़ लिया था। उचित भोजन के अभाव में आदमी और कुत्ते सबका एक ही हाल था। खाने में अब कोई स्वाद नहीं था। पेट भरने के लिए उन दोनों ने फिर से कुत्ते के मांस को उबालकर पकाया ताकि भोजन पचने में परेशानी ना हो। धीरे धीरे दोनों लोगों की शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। मर्टर्स के पैरों की त्वचा निकलने लगी थी। ये सफर अब अंतहीन होता जा रहा था। दोनों पूरी तरह हताश हो चुके थे।
मौसन ने 6 जनवरी को अपनी डायरी में लिखा, हम दोनों के लिए हालात बहुत गंभीर हैं। लगता है 1 या 2 दिन में हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपने पास मौजूद खाद्य सामग्री से खुद को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं मर्टज को छोड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है उसका दिल खत्म हो गया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगली सुबह मौसन ने मर्टज को बेहोश पाया। स्लीपिंग बैग के अंदर ही उसे दस्त हो गया था। मौसन ने मर्टज को साफ किया और उसे वापस गर्म करने के लिए स्लीपिंग बैग में डाल दिया। मर्टज की स्थिति में थोड़ा सुधार होने के बाद दोनों चलना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मर्टज फिर से बेहोश हो गए। मौसन वहीं शिविर बनाने के लिए रुक गए, लेकिन रात के 8 बजे मर्टज चिल्लाने लगा और तंबू का खंभा तोड़ दिया और घंटों तक चिल्लाता रहा। मौसन ने उसे पकड़ रखा था, फिर वह शांत हो गया और फिर मौसन ने मर्टज को चुपचाप स्लीपिंग बैग में डाल दिया। 8 तारीख की दोपहर में मर्टज की मौत हो जाती है। मौसन अब बिल्कुल अकेले हो गए थे, निकटतम इंसानों से लगभग 100 मील दूर। अब मौसन की भी शारीरिक स्थिति खराब हो गई थी। मौसन ने अपनी डायरी में लिखा, मेरा पूरा शरीर उचित पोषण के अभाव में सड़ रहा है। उंगलियां बर्फ से जम गई हैं, घाव सड़ रहे हैं, नाक और होंठ फट गए हैं, मुंह की लार ग्रंथियां काम करना बंद कर रही हैं, पूरे शरीर की त्वचा उतर रही है। मौसन मर्टज के शरीर को टेंट से बाहर खींचकर उसे बर्फ में ही दफना देते हैं और फिर हिम्मत बटोरकर सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ ही मील चलने के बाद उनके पैरों में दर्द होने लगता है। उनके तलवों की त्वचा उतर गई थी। हताशा की स्थिति में अपने पैरों पर लैनोनिन लगाते हैं और फिर ढीली त्वचा को बांधकर वे आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2013 तक वे और भी ज्यादा चलने की स्थिति में नहीं थे। 17 जनवरी को वे भी एक दरार में गिर जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वह दरार थोड़ा सकरा था और स्लेज दरार के ऊपर ही रह गया। मौसन ने खुद को लटकती हुई रस्सी के सहारे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की। कई बार फिसलने के बावजूद आखिरकार वे अपने आप को बचाने में सफल हुए। शरीर की हर मांसपेशियां ऐंठ रही थी, उंगलियों से खून आने लगा था। थके स्थिति में घंटों तक खाई के किनारे लेटे रहे। उस रात मौसन ने अपने टेंट में ही रस्सी की सीढ़ी बनाई, जिसे उसने अपने स्लेज और खुद से बांधा ताकि फिर से दरार में गिरने पर अपने आप को बचा सके। अगले दिन इस रस्सी की सीढ़ी ने एक और दरार में गिरने से बचा लिया। जनवरी के अंत तक मौसन को एक दिन में 4 मील पैदल चलना पड़ता था। शरीर के घावों के कारण उनकी एनर्जी काफी कम हो गई थी। उनके बाल झड़ने लगे थे। उन्हें लगातार बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ रहा था। तूफानों में भी वे लगातार चलते रहे। अगली सुबह मौसन ने खुद को बेस कैंप से लगभग करीब महसूस किया। वे बेस से केवल 40 मील दूर थे। 29 जनवरी को उन्होंने अपने रास्ते से सिर्फ 300 गज की दूरी पर एक छोटा सा पत्थर देखा। यह बेस कैंप में उनके चिंतित साथियों द्वारा छोड़े गए नोट और भोजन के भंडार का संकेत था। हिम्मत बढ़ाकर उन्होंने अपना बढ़ना जारी रखा। 1 फरवरी को वे अलादीन की गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जहां 3 संतरे और 1 अनानास देखकर रो पड़े। उन्होंने इतने दिनों में कुछ ऐसा देखा जो सफेद नहीं था। 8 फरवरी को आखिरकार वे बेस पर पहुंच पाए, लेकिन ठीक उसी समय अभियान दल का जहाज अरोरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा था। तट पर मौजूद एक दल को उनके इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया और मौसन को अंटार्कटिक में दूसरी सर्दी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अभियान में अंटार्कटिक के 6400 किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण किया गया। प्रमुख ग्लेशियर का नाम बेलग्रेव निनीज और जेवियर मर्टज के नाम पर रखा गया। इस दल ने चट्टान के नीचे कुछ लाइकन और काई तथा छोटे लाल कीड़े भी खोजे। इस ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक अभियान के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।